Hello everyone, welcome to Unlock Science. So today I again welcome you back to the last section of this 2020 paper, that is section D, और ये section आपका 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं. इसमें 3 सवाल आते हैं और तीनों सवाल में आपके ऑप्शन दिए रहते हैं. So you can choose between options in all the 3 questions given in this section. सेक्शन ये काफ़ी आसान होता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. तो जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बच्चों के लिए है कि आप इस सेशन को पहले अटेंड करिए, क्योंकि सवाल मतलब एक हद तक काफ़ी आसान होते हैं. डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, यही सब इसमें आता है. तो whenever you start to writing your paper, always try to attempt this section first. ये मेरा रिकमेंडेशन है. बाकी जैसा आपको इजी लगे आप वैसा अटेम्प्ट करिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सेक्शन. तो पहला क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन नंबर है. ये 35 से 35, 36 और 37 ये 3 सवाल इस सेक्शन डी में आते हैं. तो इसका ए पार्ट जो बोलता है कि एक शेल दिया है इसने, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म शेल है आपका, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहता है कि शेल का रेडियस आर है. पूछता है use Gauss law to show that due to a uniformly charged spherical shell of radius capital R, the electric field at any point situated outside the shell, मान ली यहाँ पे कोई दूरी है, ये पॉइंट P, स्मॉल r दूरी पे है, from its center is equal to the electric field at the same point when the entire charge on the shell were concentrated on its center. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक हम एक गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं. दिस इज अ गॉसियन सरफेस. सो बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज व्हाट, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इस पूरे शेल में सपोज दिस चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज कितना है, इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट dA होता है आपका. तो अगर यहाँ पे अगर आप एक सरफेस एरिया लेते हो जैसे ये है, तो इस पॉइंट P पे क्या होगा, एरिया वेक्टर आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड भी आपकी आउटवर्ड होगी. तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे. तो इसको लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल मॉड E मॉड dA cos 0 डिग्री. चार्ज कांस्टेंट है तो मॉड E आप बाहर ले लीजिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मॉड dA. अब जब एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालोगे आप, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. तो यहां से मॉड E का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई. अब अगर मैं ये पूरा चार्ज क्या करूं, इसके सेंटर पे रख दूं मैं, मतलब अब कुछ केस ऐसा हो गया आपका कि ये पूरा का पूरा चार्ज मैंने यहाँ इस सेंटर पर रख दिया और अभी भी पॉइंट P की दूरी r डिस्टेंस है. तो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे फील्ड आपकी KQ बाय r स्क्वायर होगी और वेक्टर फॉर्म में r कैप. देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज KQ. तो सवाल में यही पूछा है कि जो भी पॉइंट शेल के बाहर लाई करेंगे वहां पे जो फील्ड होती है वो सेम उसी की तरह होती है कि अगर मैं उस शेल का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रख दूं तो दोनों फील्ड देखिए आपकी सेम आ रही है. और फिर उसने पूछा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है. सो एट r इज इक्वल टू r, E का वैल्यू क्या होगा, KQ बाय r स्क्वायर. तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, E है, R है, सेंटर से लेकर सरफेस तक कोई फील्ड नहीं होती है क्योंकि उस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होगा, तो फ्लक्स आपका 0 होगा, तो फील्ड आपकी 0 होगी. फिर क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर. उसके बाद ये लीनियरली 1/r स्क्वायर से
फॉल करना शुरू कर जाएगी। तो ये तो आपका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, इनकी बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। पूछता है कि 1 माइक्रोकूलम से एक पॉइंट कहां पे होगा जहां पे नेट फील्ड आपकी 0 आएगी आपकी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सपोज ये पॉइंट कहीं यहां लाई कर रहा है P, तो अगर ये दूरी मैंने x मान ली तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x बन जाएगी। सेंटीमीटर में है तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 माइनस x बन जाएगी। तो इसको हमने इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। तो पॉजिटिव फील्ड यहाँ पे क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ये E1 हो गया, इसकी फील्ड इधर जाएगी, ये E2 हो गया। नेट फील्ड 0 है, मतलब मॉड ऑफ E1 जो है वो मॉड ऑफ E2 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 दूरी कितनी यहाँ पे x है, इज इक्वल टू K 4 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.3 माइनस x का स्क्वायर। तो K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बन जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू 4/0.3 माइनस x²। तो 0.3 माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर बन जाएगा 4, रूट लोगे तो 0.3 माइनस x अपॉन बन जाएगा +-2 बन जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है तो 2 रूट होंगे, +-2 होंगे इसके। अब इसके बाद हम इसके दोनों रूट सॉल्व करते हैं। जब आप दोनों रूट सॉल्व करोगे, एक बार हमने लिया 0.3 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2x, 2 है सॉरी, तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.3 माइनस x, तो 3x इज इक्वल टू बन जाएगा 0.3, तो x बन गया 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर। एक बार आप लोगे -2, तो 0.3 माइनस x इक्वल टू -2x, तो -x कितना आ गया 0.3, तो x बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो जो पॉइंट है वो Q1 और Q2 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो Q1 के लेफ्ट में लाई करेगा, तो ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो ये तो 35 का पहला पार्ट था। अब हम इसके और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और पार्ट इसका कहता है 35 का कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो r दूरी पर रखे हुए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसे पहले हम इंफिनिटी से यहां पे Q1 को लाके रखेंगे, तो इसने क्या बोला, यहां ऑलरेडी एक फील्ड E प्रेजेंट है, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे, सपोज यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो वर्क क्या होगा WQ1 का, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ पे Q2 लाके रखोगे तो इस फील्ड का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल V2 होगा, तो ये वर्क क्या होगा Q2 इंटू V2। और जब इसको इसको यहाँ लाकर रखोगे तो इसका सपोज दूरी R है, फिर इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो WQ2 पे एक वर्क और होगा जो आपको इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो Q2 इंटू KQ1 बाय R। तो टोटल वर्क बन जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस KQ1 Q2 बाय R। दिस इज योर टोटल वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम प्रेजेंट इन एक्सटर्नल फील्ड E। ये V1 V2 जो पोटेंशियल है वो इस फील्ड के पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे आपका, तो आपको तीनों वर्क ऐड करने पड़ेंगे। फिर आइए इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग।
बी पार्ट कहता है इसका कि एक क्यूब दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसने एक ऐसे इसने यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है ये आपको, z, x और y। v का वैल्यू दिया है 10x + 5 दिया हुआ है, और क्यूब का साइड लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो -dv/dx होती है, यहाँ पे y और z तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -dv/dx होगी। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 10x + 5, तो E का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, तो -d/dx ऑफ 10x -d/dx ऑफ 5, तो ये 0 बन जाएगा आपका, दिस टर्म विल गो 0। तो E का वैल्यू क्या बन जाएगा, -10 न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा E = -10 I कैप न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब फ्लक्स जो होगा वो इस वाले फेज से होगा और इस वाले फेज से होगा, मतलब एक फ्लक्स इससे निकलेगा, एक फ्लक्स इधर निकल रहा होगा आपका। तो आइए जरा दोनों फेज पे हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स दोनों फेज पे क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी φ1 + φ2। तो फ्लक्स क्या होगा, mod E × mod A। जो इधर वाला फ्लक्स फेस था वहां पे cos 0 डिग्री होगा, और इधर वाले फेस पे क्या होगा, जो लेफ्ट वाला फेस था वहां पे cos 180 होगा आपका, ये प्लस A। तो ये बन जाएगा mod E × mod A minus mod E × mod A. So this will be 0. So the net flux through the cube is 0. अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ए पार्ट में कहता है कि यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है और हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है इसकी। तो करंट आपका कुछ इस तरह फ्लो कर रहा होगा आपका। तो अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लें छोटा सा, ये है एक एलिमेंट यहाँ ले लीजिए करंट का, तो यार वेक्टर हो गया, यार वेक्टर हो गया, फील्ड जो होगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होंगे ये। दिस विल बी dB, सपोज ये एंगल थीटा है ये, और यहाँ पे जो I dl वेक्टर है और जो r वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज द रेडियस इज a, ये दूरी हमने x मान ली। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो cos कंपोनेंट वो ऐड हो जाएंगे, sin कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ये क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 है, फिर ये थीटा है, अगर तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, फिर ये पूरा 90 है तो ये बन जाएगा थीटा, दिस विल बी थीटा, ये आपका थीटा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे जो dB की वैल्यू होती है, जो dB का मॉड होगा, दैट विल बी μ0 IDL अपॉन 4πx² + r²। तो ये कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गए साइन वाले, तो जो नेट फील्ड होगा आपका dBx, दैट विल बी dB cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, cos थीटा इज, इसको कैपिटल R मान लो, cos थीटा बन जाएगा r अपॉन r² + x² का पावर हाफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें टोटल फील्ड निकालनी, टोटल फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dBx। तो
तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे एक्स कॉम्पोनेंट को यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने पे ये आएगा आपका b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, 0 से 2 पाई आर की लिमिट है। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। फिर इसका बी पार्ट पे आते हैं 36 के। बी पार्ट पूछता है कि एक कंडक्टिंग रॉड है, उसका लेंथ 2 मीटर है। इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 ampere from south to north. Find the direction and magnitude of the magnetic force acting on the rod given that Earth's magnetic field is 0.6 10 raised to minus 4 Tesla and angle of dip is pi/6। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B होता है। तो मॉड क्या बन जाएगा, I मॉड L मॉड B साइन एंगल ऑफ डिप। ये बन जाएगा 5 एम्पियर है, लेंथ आपका 2 मीटर है, B आपका 6 × 10⁻⁴ है, और यहाँ पुट करेंगे साइन 30 डिग्री होता है ये। सॉल्व करिए तो वैल्यू आ जाएगी 3.4 माइनस 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। L क्रॉस B करिएगा, आपका डायरेक्शन आ जाएगा। ये पहला पार्ट था B का। दूसरा पार्ट इज डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। अब हम इसके और पार्ट में चलते हैं। जो 36 का और पार्ट है उसको देखते हैं हम लोग। और पार्ट कहता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर in a uniform magnetic field. Y is a radial magnetic field employed in the moving coil galvanometer. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर निकालते हैं हम लोग, ए पार्ट है। तो जैसे आपका ये मैग्नेट दिया हुआ है नॉर्थ साउथ, ये आपकी कॉइल दी हुई है, इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस कॉइल का ऐसे में सेगमेंट लूं मैं, तो इसमें क्या होगा, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट लें, अगर ये थीटा है, दिस इज थीटा, आपका m वेक्टर ये जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, b वेक्टर ये जा रहा है आपका, दिस इज थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा लेंथ आपका a है, तो यहाँ से लेंथ बन जाएगा a/2 साइन थीटा। ये भी आपका बन जाएगा a/2 साइन थीटा। ये f1 है, ये f2 है। यहाँ पे f1 और f2 का मॉड जो है वो I LB के बराबर है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये सेगमेंट और फील्ड ये जा रही है, तो I LB साइन थीटा होता है। तो इसमें इस सेगमेंट में इसमें f1 लगेगा, इसमें f2 लगेगा आपका, इन दोनों में कोई फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 180, तो साइन 0 साइन 180 आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे साइन 90 है, यहाँ पे साइन 90 हो, दोनों में आपका फोर्स बराबर आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों ऑपोजिट है, तो दोनों यहाँ पे एक कपल फॉर्म करेंगे। तो अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, I LB a/2 साइन थीटा प्लस, अच्छा इसका मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये बन जाएगा I LB a/2 साइन थीटा। जब दोनों टॉर्क आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा I L इंटू B A साइन थीटा। L इंटू B इस कॉइल का एरिया है, तो ये बन जाएगा I, तो ये I A B साइन थीटा नहीं होगा, तो ये I A इंटू साइन थीटा बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए तो NIAB साइन थीटा है। सो टॉर्क विल बी
अच्छा, NIA जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, मॉड m का होता है मैग्नीट्यूड। तो टॉर्क आपका बन जाएगा m क्रॉस b बन जाएगा आपका। द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप इज m क्रॉस b। बाकी 11 मीटर की रेडियल फील्ड क्या होती है? टू इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ एंड टू मेक टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। और रेडियल क्या होता है? साइन 90 होता है। तो यहाँ पे इसको टॉर्क को हम मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे फील्ड को रखते हैं रेडियल। अब आइए इसका डिस्कस करते हैं बी पार्ट जो 36 है। फिर इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम होता है। तो अगर मैं इन सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँ, आपको वैल्यू सारे सवाल में दे के रखी हैं, तो हाफ इंटू क्यू बन जाएगा 1.6 माइनस 19 का स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया है 0.4 का स्क्वायर, आर रेडियस आपको दिया है 0.4 का स्क्वायर, मास आपका है प्रोटॉन है 1.6 10 का पावर माइनस 27 kg। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे it will come out to be 1.28 mega electron volt and 1 electron volt is 1.6 10 raised to minus 19 जूल होता है आपका। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन टी का हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। ए पार्ट है डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे जाएगी और यहाँ बन जाएगी, एक लाइट रे जो होगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो इमेज कहीं आपकी यहाँ बनेगी आपकी। तो ये U हो गया, ये V हो गया आपका, ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 हो गया, ये हो गया। तो इसको हम मीडियम बाय मीडियम एनालाइज करते हैं। पहले हम ये सरफेस लेते हैं, ज़्यादा सरफेस। अगर ये सरफेस लिया तो लाइट रे कुछ ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे करेगी, तो ऑब्जेक्ट है इसकी पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी आपकी। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका R1 हो गया। ये एंगल I1 है, ये एंगल R1 है, ये मीडियम N1 है आपका। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? मीडियम N2 है, यू कैन राइट N2 by V1, N1 by U is equal to N2 minus N1 by R1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई इस सरफेस के लिए। तो पहले इमेज होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका ये इक्वेशन, दिस इज योर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस। फिर इसी में अगर हम ये वाला सरफेस है, दूसरा वाला आपका सरफेस है, तो इसको अगर बनाओगे आप, ये कुछ इस तरह बनेगा आपका। ये इसमें क्या है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो आपकी इमेज जो होती वो बनती I1 पे, बट ये आपको क्या कर रही है और रिफ्रैक्ट करा रही है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट I। यहाँ पे एंगल आपका I2 है, यहाँ पे एंगल आपका R2 है। तो इस वाले सरफेस के लिए जो इक्वेशन बनेगी आपकी, दैट विल बी N1 माइनस V, क्योंकि इमेज वापस आपकी N1 मीडियम बन रही है, पर इसका ऑब्जेक्ट क्या था? N2 में रखा था, N2 अपॉन V1, N1 माइनस N2 बाई R2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने पे मिलेगा आपको N1 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बन जाएगा। फिर यहाँ से N1 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा N2 माइनस N1 बाई N1 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now we also know that 1 upon V minus 1 upon U is 1 upon F, that is length formula. तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 upon V को as 1 upon F is equal to N2 by N1 minus 1
1/r1 माइनस 1/r2। अब आइए इसका देखते हैं बी पार्ट जो एक न्यूमेरिकल है ये। तो न्यूमेरिकल में ये दिया है इसने कि एक, मैं सीधा फिगर बनाता हूँ इसका। फिगर ये कुछ ऐसे दिया है, एक यहाँ पे एक ये लेंस दिया है, ये मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इनकी बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कहता है कि ऐसा आप रेट ट्रेस करिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कोइंसाइड कर जाए। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रे गई, ऐसे हिट कर रही है और वापस लौट के आ रही है, मतलब इसकी इमेज जो है कहीं ये बन रही है आई डैश करके। तो लेंस के लिए, फॉर लेंस f is given to be plus 10 सेंटीमीटर, u is given to be minus 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये मुझे मिल जाएगा तो जो v के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग फॉर v you will get as, so 1/v1 will be equal to 2/1/20, so v1 is plus 60 सेंटीमीटर। अब ये लाइट रे इससे टकरा के तभी लौटेगी जब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म हो रही होगी। अब यहां से इसकी दूरी, ये जो दूरी है ये, दिस इज गिवन टू बी, ये हमने निकाला भी 60 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये 10 है, ये पूरा 60 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, इट विल बी 50 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 60 minus 10, दैट इज 50 सेंटीमीटर, जो 2f के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का पहला पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट के ऊपर, जो आखिरी सवाल है हमारा। तो और पार्ट कहता है इसका कि डिफाइन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, मतलब अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे लाइट रे हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। दीज आर योर वेव फ्रंट्स। मतलब अगर इसमें एरो ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे ये सब होते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज योर वेव फ्रंट। हाउ डज इट प्रोपगेट? सो इट प्रोपगेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है ना, जो डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट के जस्ट परपेंडिकुलर है। फिर इसमें एक और पार्ट पूछता है कि बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल आपको प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसने वेरीफाई किया हुआ है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन कैसे अगला पार्ट है जहाँ पे हमको हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। तो एक लाइट रे आ रही है, जब ये बी टू सी जाएगी ऑलरेडी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा चुकी होगी। तो यहाँ से हमें ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये इस पे जस्ट नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे तो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा वी टी, उतना सेम डिस्टेंस ये कवर करेगा वी टी। तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। तो जो बी टू सी का डिस्टेंस है वो वी टी के बराबर है। तो जो डिस्टेंस ए ई होगा इट इज इक्वल टू बी सी, दैट इज वी टू टी। वी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। अब ट्राइंगल ई ए सी लीजिए एंड ट्राइंगल बी ए सी लीजिए। देखो कॉमन साइड है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये लेंथ बराबर है। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बन जाएगा। देखो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये साइड कॉमन है, ये लेंथ इक्वल है, हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये लेंथ इक्वल है और ये एंगल 90 है। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ये आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होगा बाय सी पी सी टी। फिर इसका लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं,
लास्ट पार्ट ये बोलता है आपका कि एक पैरेलल बीम है, इसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, falls on a narrow slit and resulting diffraction pattern is obtained on a screen that is 1 meter away and the first minimum is formed at a distance of 2.5 mm. पहला पूछता है find the width of slit, पहला पार्ट ये पूछता है, तो width of slit जो होता है that is x is equal to lambda d by d. तो पहले हम d निकालते हैं, d बन जाएगा lambda d by x, तो 500 10 का पावर माइनस नैनोमीटर है, 1 अपॉन 2.5 वाई होगा, सॉरी 10 का पावर माइनस 3, तो विड्थ ऑफ स्लिट आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। फिर पूछता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दैट इज 3 लैम्डा डी बाय 2d, तो हो जाएगा 3 इंटू 500 10⁻⁹ 1 मीटर अपॉन 2 इंटू 2 10⁻⁴, तो ये आपका वैल्यू आएगा 3.75 mm आ जाएगा। तो बाकी ये तीनों सवाल आपके सेट 2 और सेट 3 में कॉमन है, तो सेक्शन डी में कोई नया सवाल नहीं पूछा गया था, बस उसको जंबल अप कर दिया गया है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, प्लीज टू अटेम्प्ट सेक्शन डी फर्स्ट, इट विल फेच यू लॉट ऑफ मार्क्स, आपका टाइम मैनेज होगा और आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। पहले सेक्शन डी करिए, फिर सी करिए, फिर बी करिए, देन गो टू ए। जो आपको 15 मिनट शुरू में मिलता है पेपर पढ़ने का, उसमें आप सेक्शन ए अपना प्लान कर लिए। अगर आपको लगता है सेक्शन ए मेरा पूरा रेडी है, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो, टेक 10 to 15 minutes and write down all the answers of section A. Then after that jump to section D. Give ample amount of time for section D. उसको सुकून से करिए, फिगर्स हैं साफ साफ ड्रॉ करिए, फॉर्मूलेस को साफ साफ लिखिए, उसमें आप मतलब शॉर्टकट्स मत लीजिए। सेक्शन डी हैव टू अटेम्प्ट वेरी केयरफुली, वेरी नीटली, इट विल गिव यू 15 out of 15। उसके बाद सेक्शन सी पे जाइए, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वो थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज अटेम्प्ट सेक्शन ए फर्स्ट। अगर आप पेपर एनालाइज करने पे समझ गए सेक्शन ए मुझे बुरा आता है, उसको करिए, डी पे जंप करिए, फिर सी पे आइए, फिर बी पे आइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये पेपर का सोल्यूशन आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा। तो आप प्लीज हमको लाइक करें, आपको कुछ भी कमेंट्स हमको देने हैं, कोई सजेशन देने हैं इसके रिगार्डिंग कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सके, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं आपके अपने सजेशंस। एंड जो नए जोड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वी विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ होल न्यू लेक्चर्स बेस्ड ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और जो आपके दोस्त वगैरह जो 9th 10th आप उनको रेफर कर सकते हैं। बाकी प्लीज डू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एंड फॉर डिटेल नोट्स यू कैन विजिट अस एट www.unlockscience.in। तो finally I say best of luck to all the students who are appearing for this compartment examination. I hope कि आप अच्छे नंबर से आप इसमें excel कर सकें। So finally, thank you very much for listening to us. Thank you.